ओके। आज की क्लास जो है वो है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट लास्ट यूनिट के सेकंड लास्ट चैप्टर। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसके बेसिस पे हम आगे बात करेंगे। ठीक है। अगर जो बच्चे कॉमर्स के हैं वो थोड़ा इनको जल्दी समझ जाएंगे, बाकी के जो अदर स्ट्रीम के हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो उनको समझाने के लिए मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। हमारे पास क्या है कि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी ट्रांजैक्शन करी जाती हैं, कुछ भी ट्रांजैक्शन की जाती हैं, कि किसी को पेमेंट करनी है, किसी से इनकम रिसीव करनी है, उसका पूरा ब्यौरा एक बुक में लिखा जाता है, एक अकाउंट में लिखा जाता है, जिसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। ठीक है। और बैलेंस शीट के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट भी होते हैं। ओके। तो हमारे पास जो बुक कीपिंग होती है वो अलग अलग करते हैं। कौन कौन करते हैं? फर्म करती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर करती है। ओके। गवर्नमेंट भी करती है। ठीक है। और इंटरनेशनल सेक्टर भी करते हैं। ओके। फर्म के थ्रू जो बुक कीपिंग करी जाती है उसे कहते हैं हम बैलेंस शीट। ठीक है। तो बैलेंस शीट के डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या नाम है, अकाउंट होते हैं। ओके। गवर्नमेंट के थ्रू जो बुक कीपिंग करी जाती है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट, या यूनियन बजट भी इसे कहते हैं। ओके। और हमारे पास इंटरनेशनली कुछ भी ट्रांजैक्शन की जाती है तो उसकी जो पूरा रिकॉर्ड है, उन ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहते हैं इंटरनेशनल बैलेंस शीट। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल बैलेंस शीट। ठीक है। तो हमें सारी ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है एक बुक के अंदर। फर्म जो अपना सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करती है वो बैलेंस शीट होती है। गवर्नमेंट अपने जितने भी एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट्स है जो जिसके अंदर रखती है वो गवर्नमेंट बजट है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जितनी करी जाती है वो इंटरनेशनल बैलेंस शीट के अंदर करी जाती है। इस इंटरनेशनल बैलेंस शीट का ही नाम क्या है हमारे पास? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। क्लियर है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज़ अ इंटरनेशनल बैलेंस शीट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डोमेस्टिक कंट्री और अदर कंट्री। ठीक है। क्लियर है। समझ में आया? जिसमें हमारे पास जितने भी जिससे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसकी सारी ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में की जाती है। ओके। तो अब हम जो चालू करेंगे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम इस बैलेंस शीट की मीनिंग क्लियर करते हैं और उसके ऊपर काम करेंगे। तो अभी हमने जिक्र किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट एन इंटरनेशनल बैलेंस शीट एंड जस्ट लाइक द अकॉर्डिंग इन एनी अदर बैलेंस शीट द बीओपी इज ट्रैक्ड यूजिंग डबल एंट्री अकाउंटिंग। जितनी भी बैलेंस शीट होती है उसे हम डबल एंट्री अकाउंटिंग कहते हैं। डबल एंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ पैसा आता है और पैसा जाता है, तो दो साइड होती हैं, आना और जाना, इसे डबल एंट्री बोला जाता है। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग मीन्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन एंटर द बीओपी ट्वाइस, वंस एज अ क्रेडिट दैट इज प्लस साइड, जिससे करेंसी फॉरेन करेंसी इनफ्लो होती है वो हम प्लस साइड पे लिखते हैं, वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एक्सपोर्ट ऑफ अ कार टू फॉरनर, जब हम कार को एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में इनफ्लो होती है, एंड वंस एज अ डेबिट
और जो दूसरी साइड है वो डेबिट साइड हो जाती है, जहाँ फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होती है, उसको हम नेगेटिव साइड पे लिखते हैं, दैट इज वी कॉल्ड इट डेबिट साइड। क्लियर है? तो ये याद रखना है हमारे पास। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये अकाउंट वाले बच्चे अच्छी तरह से समझ जाएंगे डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। और बाकी बच्चों के लिए हम कह सकते हैं कि डेबिट साइड इज़ द नेगेटिव साइड, जहाँ से फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होगी, और क्रेडिट साइड प्लस साइड है, जिससे फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगी। ठीक है, यहाँ बैलेंस आ जाएगा इन दोनों का। और यहाँ सारी ट्रांजैक्शन की जाती है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन से इनफ्लो हुआ, सॉरी आउटफ्लो हुआ है, और किस किस ट्रांजैक्शन से हमारे पास आउटफ्लो हुआ है। तो बैलेंस शीट पता चल गई। इंटरनेशनल बैलेंस शीट को हम क्या कहते हैं? बीओपी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है क्या नाम है हमारे पास, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पता चल गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इंटरनेशनल बैलेंस शीट है जिसमें डबल एंट्री सिस्टम रखा जाता है। ठीक है, ओके। तो बीओपी इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 इंपॉर्टेंट सब कंपोनेंट: द करंट अकाउंट बैलेंस, द कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड द फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस। मीन्स बीओपी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मतलब बीओपी के 3 अकाउंट होते हैं: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तीनों का बैलेंस ऐड करने के बाद ऑलवेज क्या होता है हमारे पास? ज़ीरो होता है। क्या बैठता है? हमेशा ज़ीरो। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट इक्वल टू ज़ीरो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो बैठता है। ठीक है, हम सारे अकाउंट का डिस्कशन अच्छी तरह से करके चलेंगे आगे। द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज in the 3 sub account, current account, capital account and financial account, must be equal to 0 since every entry has a counterpart with the opposite sign in the same other section of the BOP। तभी तो इसे डबल एंट्री काउंटिंग कहते हैं कि एक अगर इधर जाती है तो दूसरे अकाउंट के किसी अदर साइड पे भी ज़रूर जाएगी वो एंट्री। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द बीओपी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी कहानी इस डेफिनेशन पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो प्लीज़ डेफिनेशन को थोड़ा सा केयरफुली होके समझें। ओके, तो अकॉर्डिंग टू किंडलबर्गर, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, the balance of payment, that is BOP, the balance of payments of a country is a systematic record of all economic transactions between the residents of a reporting country and the resident of a foreign countries during a given period of time। तो इसमें सबसे पहले जो डिस्कशन किया है इस डेफिनेशन के अंदर समझो, द BOPs of a country is a systematic record। systematic record means सारी ट्रांजैक्शन एक सीक्वेंस वाइज चलती हैं। ठीक है, हर एक एंट्री हर एक ट्रांजैक्शन किसी ना किसी अकाउंट से बिलोंग करती है। सारी एक ही जगह नहीं लिखी जाती, जो जिस चीज़ से रिलेटेड है वो उस जगह जाएगी, इसलिए इसे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बोला जाएगा ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की। तो जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे पास 4 होती हैं। फर्स्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मैं इंपोर्ट को एम से डिनोट करके चल रहा हूँ, एक्सपोर्ट को एक्स से। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, विजिबल मतलब टेंजिबल, टेंजिबल मतलब गुड्स। मैं इतना एक्सपेंड फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ, वो किसी भी फॉर्म में वो बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में पहले जो ट्रांजैक्शन है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, टेंजिबल एंड गुड्स, सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, जिसको हम इनटेंजिबल भी बोलेंगे।
ये सब जो होती है इनविजिबल या इंटेंजिबल, दैट इज कॉल्ड द सर्विसेज। क्या बोलते हैं इसे? सर्विसेज। डन। एंड थर्ड थिंग इज, तो आप लोगों को समझ में आ गया फर्स्ट क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, सेकंड क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, एंड थर्ड है हमारे पास यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। ओके, एंड फोर्थ है कैपिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चार जो ट्रांजैक्शंस हैं उसे हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, जो बिटवीन टू कंट्रीज होती हैं। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट दो कंट्री के बीच में करते हैं गुड्स का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज का, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस करते हैं और कैपिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि गुड्स कौन कौन से होते हैं। गुड्स फॉर्म जो होती है उसे हम मर्चेंडाइज कहते हैं। ठीक है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स मर्चेंडाइज। फिर सेकंड क्या है हमारे पास, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सारी हमारे पास इंटेंजिबल आइटम्स के अंदर चला जाता है। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन होता है गिफ्ट एंड ग्रांट्स, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किया जाता है। ओके, और कैपिटल ट्रांजैक्शंस हम जिसमें लोन एंड बोरोइंग आ जाती है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये चार मेजरली हमारे पास इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में किया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। रेजिडेंट्स, तो अगर हम बात करते हैं रेजिडेंट्स की, तो रेजिडेंट की जब बात करेंगे हम, तो रेजिडेंट्स कौन होते हैं? इधर जो रेजिडेंट्स होते हैं वो जनरल पब्लिक होगी, गवर्नमेंट होगी और प्राइवेट होगी, फर्म्स वगैरह। ये इन तीनों को मिला के हम पब्लिक बोलते हैं। इधर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं इंक्लूड करी जाती रेजिडेंट्स के अंदर। रेजिडेंट्स में कौन कौन आता है? जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्म्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चार होती हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस। रेजिडेंट्स का मतलब क्या है? इधर जो रेजिडेंट है एक कंट्री के, वो पब्लिक ट्रांजैक्शंस करेगी, मतलब पब्लिक ट्रेड करेगी, मतलब पब्लिक हमारे पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज और बाकी का इन चार इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है ना। लास्ट है गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अब गिवन पीरियड ऑफ टाइम की जब जिक्र किया जाएगा तो याद रखना बच्चों, यहाँ पर मैक्रो के अंदर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब एक साल होता है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं या फिस्कल ईयर भी हम कह के चलते हैं, जो कि हमारे पास 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको क्या क्या क्लियर हुआ? द बैलेंस ऑफ पेमेंट of a country is a systematic record of all economic transactions between the residents of a reporting country and the residents of a foreign country during a period of time. तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है दो कंट्री के बीच में? गुड्स की ट्रांजैक्शंस होती है, सर्विसेज की होती है, यूनिलेटरल गुड्स की होती है एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस करी जाती है। रेजिडेंट कौन होती है? पब्लिक आती है, गवर्नमेंट आती है और प्राइवेट फर्म्स आती है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। तो क्लियर है बच्चों? ओके,
तो आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से क्लियर हो गई। द बैलेंस ऑफ पेमेंट of a country is a systematic record of all economic transactions between the residents of a reporting country and the resident of a foreign countries during a period of time. Done? Okay. थोड़ा इनके फीचर्स की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन के अंदर जो हमने अभी बात करी थी वही एक बार और क्लियरली कर लेते हैं। इट इज़ a systematic record of all economic transactions between one country and the rest of world. जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किसके बीच में होती है? एक कंट्री और बाकी के रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के थ्रू होती हैं। इट इंक्लूड ऑल ट्रांजैक्शन विजिबल एज वेल एज इनविजिबल। इट रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। जनरली इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, मीन्स फाइनेंशियल ईयर। इट अडॉप्ट्स अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इट हैज़ टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, जिससे पैसा इनफ्लो होगा, फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगी वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। पेमेंट हमेशा डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, जिससे आउटफ्लो होगी करेंसीज। डन। तो ये इसके फीचर्स हैं सभी के सभी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BOT। ठीक है, क्या वर्ड यूज करेंगे हम? BOT। BOT क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज इंपोर्ट्स एंड इट्स एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। इस पे फोकस करके चलो। आपको याद होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस थी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम 1, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम 2, थर्ड इज यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, फोर्थ इज कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या बात कर रहे हैं? द डिफरेंस बिटवीन ऑफ अ कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, दैट इज इट शोज ओनली फर्स्ट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे ज़्यादा दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है वो गुड्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसलिए उसको सेपरेट एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। ठीक है, और इसके बैलेंस को नाम होता है ट्रेड बैलेंस। ठीक है, तो आपको पता चल गया जो 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करी थी उसकी जो फर्स्ट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उसका जो सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट बोला जाएगा। डेबिट आइटम्स इंक्लूड इंपोर्ट्स, फॉरेन एड, डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रॉड एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। ये चारों से पैसा आउटफ्लो होता है। इन चारों आइटम से पैसा, फॉरेन करेंसी क्या होती है? फॉरेक्स क्या होता है? हमारे पास आउटफ्लो होता है। ठीक है, ओके। क्रेडिट आइटम्स इंक्लूड एक्सपोर्ट्स, फॉरेन स्पेंडिंग इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। इससे फॉरेन करेंसी हमारे पास दैट इज कॉल्ड द फॉरेक्स इनफ्लो होता है। ठीक है, डन। व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है मतलब इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से, देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल। तब हमारे पास जाके BOT क्या होगा? फेवरेबल होगा। ठीक है, देन द BOT इज फेवरेबल एंड इफ इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट देन इट इज अनफेवरेबल। क्लियर? जब हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंपोर्ट से, मीन्स इनफ्लो ग्रेटर देन आउटफ्लो, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड द फेवरेबल। इसे ट्रेड सरप्लस भी बोला जाएगा। फेवरेबल को इधर क्या बोला जाएगा? इस वाले केस में बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है तो इसे हम बोला जाएगा ट्रेड सरप्लस। क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए? ट्रेड सरप्लस। ठीक है, और अनफेवरेबल हो जाए मीन्स आउटफ्लो ज़्यादा हो जाए इनफ्लो से, तो मतलब फॉरेन करेंसी ज़्यादा जा रही है और फॉरेन करेंसी कम आ रही है, तो इसका मतलब है अनफेवरेबल BOT हो जाए। इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम? ट्रेड
डेफिसिट। क्लियर है? तो ये हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड है। पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि इट शोज ओनली फर्स्ट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। डेबिट साइड में जिससे पैसा आउटफ्लो होगा, क्रेडिट साइड में जिससे फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगी। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है इंपोर्ट से तो फेवरेबल बीओटी, जिसे हम ट्रेड सरप्लस बोलेंगे। अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो बीओटी अनफेवरेबल हो जाएगा, जिसे ट्रेड डेफिसिट बोला जाएगा। क्लियर है? ओके अब इन दोनों बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस क्या है? बीओटी इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, मीन्स नैरो टर्म है, बिकॉज 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में से सिर्फ एक ही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है बीओटी के अंदर। ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके अंदर चारों की चारों इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इसलिए दैट इज द कॉल्ड द ब्रॉड टर्म्स एंड दिस इज कॉल्ड द नैरो टर्म। ओके, बीओपी में क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बट बीओटी में क्या? इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स, ऑल ट्रेड ट्रांजैक्शंस। क्लियर है? इट इज ऑलवेज बैलेंस इटसेल्फ, ये हमेशा आपस ये खुद ही बैलेंसिंग फॉर्म कर देता है, बट ये इट कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल मतलब ट्रेड सरप्लस, अनफेवरेबल ट्रेड डेफिसिट। क्लियर है? बीओपी के अंदर 4 अकाउंट आते हैं हमारे पास, सॉरी 3 अकाउंट इंक्लूड करें, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट, जिसको बैलेंसिंग आइटम भी बोला जाएगा, या इसके अंदर एरर एंड ओमिशन अकाउंट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, और इसके अंदर बीओटी के अंदर नेट अर्निंग ऑफ एक्सपोर्ट माइनस नेट अर्निंग ऑफ फॉर इंपोर्ट्स, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा और ये बीओपी का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग आर मेन फैक्टर विच अफेक्ट बीओपी, अ कंडीशन ऑफ फॉरेन लेंडर्स, बी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ऑल द फैक्टर्स ऑफ बीओटी। इसमें क्या होगा? फॉलोइंग आर मेन फैक्टर विच इंक्लूड्स बीओटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम गुड्स की टर्म की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सचेंज रेट, प्राइस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट होम। तो दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जो फैक्टर्स हैं जो बीओटी को अफेक्ट कर सकते हैं वो ये 4 हैं, और जो बीओपी को अफेक्ट कर सकते हैं वो ये हमारे पास 3 है। कौन कौन से? फॉरेन लैंडर के कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज और ऑल द फैक्टर्स ऑफ बीओटी। जितने भी बीओटी के फैक्टर हैं वो सारे बीओपी को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि बीओटी इज अ पार्ट ऑफ द बीओपी। क्लियर है? बीओटी इज अ पार्ट ऑफ द बीओपी। ओके, तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है? फर्स्ट इज बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन दैट क्रिएट्स डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ अ करेंसी। जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है ये डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करती है करेंसी की। फर्स्ट, इसका हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज कैसे होता है। ठीक है, और इसके अंदर उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। जज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन शॉर्ट टर्म, यही बीओपी है जो हम इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेटस को जज करता है। ठीक है, बीओपी में कंफर्म ट्रेंड इन इकोनॉमीज, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी। दिस में ऑल्सो इंडिकेट चेंज और रिवर्सल इन ट्रेंड। ठीक है, दिस में इंक्लूड पॉलिसी शिफ्ट ऑफ अ मॉनेटरी अथॉरिटी, दैट इज आरबीआई ऑफ ए कंट्री। तो ये हमारे पास पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए भी काम करता है। कौन? बीओपी। बीओपी को ही देख के चेक किया जाता है कि कितना रिजर्व है हमारे पास सिस्टम, ओके, फॉरेन करेंसी का। अब सम रूल्स ऑफ बीओपी क्या है? पहला क्या है कि इफ अ ट्रांजैक्शन अर्न फॉरेन करेंसी फॉर द नेशन, इट इज अ क्रेडिट एंड इट इज रिकॉर्डेड एज अ प्लस आइटम। क्रेडिट मतलब प्लस आइटम, जिससे भी फॉरेन करेंसी अर्न करी जाती है, फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री के अंदर इनफ्लो होती है, वो सारे आइटम हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, दैट इज प्लस साइड पे लिखा जाएगा।
इफ अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स spending of foreign currency, it is debit and it is recorded as a negative item. जिस ट्रांजैक्शंस की वजह से फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होती है वो हमेशा अकाउंट की मतलब बीओपी की डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। डेबिट साइड को हम नेगेटिव साइड भी कहते हैं, ठीक है। अब बीओपी के कितने अकाउंट होते हैं? द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फर्स्ट इज करंट अकाउंट, सेकंड कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट एंड एरर एंड ओमिशन अकाउंट। इन चारों का डिस्कशन हम डीपली करेंगे। तो लेट्स से स्टार्ट विद फर्स्ट वन, करंट अकाउंट। ओके, तो करंट अकाउंट हमने कैसे डिस्कशन करेंगे? आपको याद होगा कि बीओपी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं वो चार होती हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, import and export of invisible item, third is unilateral transaction, fourth is capital transaction। जो फर्स्ट थ्री आइटम्स हैं वो सारी की सारी आइटम्स करंट अकाउंट बैलेंस का पार्ट होती हैं, ठीक है। वो थ्री आइटम, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल, यूनिलेटरल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये तीनों की तीनों करंट अकाउंट का पार्ट होती हैं, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। बीओपी ऑन करंट अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसीट्स एंड पेमेंट इन शॉर्ट रन, ठीक है। सेकंड क्या है? बीओपी ऑन करंट अकाउंट रेफर्स टू द inclusion of three balances of, namely merchandise balance, that is import and export of visible item, merchandise balance बोलेंगे। सर्विसेज बैलेंस मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर बैलेंस, ठीक है। तो ये फर्स्ट वन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल, एंड थर्ड यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। ये तीनों हमारे पास बीओपी के ट्रांजैक्शंस होती हैं, ओके। इट includes the value of exports and import of both visible and invisible goods. There can be either surplus or deficit in current account. Obviously ये क्या नाम है हमारे पास, ये surplus भी हो सकता है और deficit भी हो सकता है। Obviously जो साइड ज़्यादा हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली वो surplus और deficit चेक किया जाएगा। The current account includes export and import of services, obviously, interests जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी आते हैं, प्रॉफिट्स, डिविडेंड एंड यूनिलेटरल रिसीट्स एंड पेमेंट फ्रॉम और टू अब्रॉड, ठीक है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा, डिविडेंड आएगा, एंड यूनिलेटरल रिसीट्स एंड पेमेंट फ्रॉम और टू अब्रॉड भी आएगा, ठीक है। ये करंट अकाउंट के आइटम्स आ जाते हैं। क्लियर है? ओके, अब हमारे पास कुछ बैलेंसेस हैं जिनको थोड़ा ध्यान से देखना। तो पहले हमारे पास ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस मतलब मर्चेंडाइज बैलेंस में जहाँ गुड्स की बात करी जाएगी। तो मर्चेंडाइज में क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड मर्चेंडाइज में हो जाएगा। मीन्स हमारे पास ये ट्रेड बैलेंस होगा। व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट्स इज कॉल्ड द ट्रेड बैलेंस और ट्रेड सरप्लस। सर्विसेज में क्या हुआ? एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इनकम बैलेंस में क्या हुआ? नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम क्या हुआ? नेट इनकम रिसीट्स फ्रॉम एसेट्स। जितने भी एसेट्स के थ्रू हमें इनकम रिसीट्स हुई है वो सारी नेट इनकम रिसीट्स बोली जाएंगी या नेट इन्वेस्टमेंट इनकम बोला जाएगा इसे। नेट इंटरनेशनल कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये दोनों के दोनों हमारे पास इनकम बैलेंस का पार्ट होगा। नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइनस गिफ्ट टू फॉरेन कंट्रीज, फ्रॉम -2 कर देंगे तो नेट निकल आएगा, नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर। ओके, तो ट्रेड बैलेंस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आ जाएगा, इनकम बैलेंस नेट इनकम जनरेशन आ जाएगा, नेट यूनिलेटरल मतलब फ्रॉम -2। क्लियर है? बैलेंस चेक करना है ना कि कितना हमारे पास अभी फॉरेन करेंसी जनरेट हुई है। ठीक है, ओके।
फर्स्ट हमारे पास करंट अकाउंट समझ में आ गया। वो करंट अकाउंट के 3 आइटम का डिस्कशन हो गया। किस किस का? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम एंड यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। ये फर्स्ट करंट अकाउंट के आइटम होते हैं। ये 3 जो फर्स्ट 3 आइटम जो है वो करंट अकाउंट में शो करी जाती है। अब फोर्थ रह गई कैपिटल ट्रांजैक्शन। कैपिटल ट्रांजैक्शन जितने भी हैं वो सारे सारे कैपिटल अकाउंट में शो करी जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ओके, सो the capital account records all international transactions that involves a resident of a country concerned changing either his assets with or his liability to a resident of another country. Transaction in the capital account reflect a change in stock, either assets or liability. ये हमेशा एसेट्स और लाइबिलिटी की बात करी जाएगी जहाँ से किसी भी कंट्री की एसेट्स और लाइबिलिटी चेंज हो रही हो। ठीक है, और चेंज कैसे मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज सेल और परचेज के थ्रू करी जाएगी। ठीक है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इट रेफर्स टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होंगी वो सारी इसके अंदर आएगी। द कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म borrowing, lending and medium terms in the long term borrowings। ये सारे आइटम कैपिटल अकाउंट की होते हैं। मैं एक बार शो कर देता हूँ कौन कौन से आइटम इसके अंदर कैपिटल अकाउंट में आएगी। जो फर्स्ट है जो होगी वो लोन एंड बोरोइंग होती है। ठीक है, लोन एंड बोरोइंग आ जाएगा। सेकंड जो होता है हमारे पास वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमारे पास सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। इनका सेल और परचेज के थ्रू इनकम इनफ्लो और आउटफ्लो होना वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। एंड लास्ट वन इज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का मतलब क्या होता है बच्चों? FDI का मतलब है सेल एंड परचेज ऑफ, या सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जब कोई फॉरेन कंपनी हमारी कंट्री के एसेट्स को जब सेल कर ले या पार्ट ऑफ सेल या परचेज कर ले तो इसका मतलब है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है। कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर कोई भी एसेट्स परचेज कर लेती है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बोला जाता है। यहाँ एसेट्स की बात होती है, यहाँ पेपर वर्क की बात होती है, यहाँ लोन एंड बोरोइंग की बात होती है। ये तीनों ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इनसे इनफ्लो और आउटफ्लो होना वो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाए। इनफ्लो पॉजिटिव साइड मतलब क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, आउटफ्लो वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, दैट इज नेगेटिव साइड पे शो किया जाएगा। ठीक है, देयर कैन बी सरप्लस और डेफिसिट इन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कुछ भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट होगा। जो साइड ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंगली चेक किया जाएगा कि डेफिसिट है या सरप्लस है। इट इंक्लूड प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो, मूवमेंट इन बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शंस, रिजर्व्स, गोल्ड मूवमेंट। ये सारी आइटम्स कैपिटल अकाउंट के पार्ट होते हैं। दीज आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज या 3 कैटेगरीज का नाम भी दे सकते हैं। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट इज कॉल्ड द FDI। ठीक है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम FDI बोलते हैं। एंड फॉरेनर परचेज इंडियन एसेट्स तो दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमने बता दिया, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। ठीक है, जब कोई फॉरेनर हमारी कंट्री के अंदर आके
हमारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करें या हम उनकी कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट करें, वो सारा सारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। हमने कोई एसेट्स परचेज नहीं कर रहे ना सेल कर रहे, यहाँ पर सिर्फ उनके कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर क्या है, हम उनकी कंट्री में जाके कोई एसेट्स परचेज करें या वो हमारी कंट्री में आके एसेट्स परचेज करें, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। अदर कैपिटल के अंदर लोन एंड बोरोइंग आ जाती है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग रन व्हाटएवर। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके फिर हमारे पास, चलो करंट अकाउंट में शुरू की 3 आइटम आ गई, कैपिटल अकाउंट में लास्ट वन आ गए। अब रिजर्व अकाउंट क्या होता है? 3 अकाउंट्स IMF, SDR एंड रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द रिजर्व अकाउंट। इसके अंदर क्या शो करा जाता है? द IMF अकाउंट कंटेन्स परचेज दैट इज क्रेडिट एंड द रीपरचेज फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब IMF से लेन देन जो किया जाता है, सेल और परचेज लिया जाता है, वो सारा सारा हम रिजर्व अकाउंट में शो करते हैं। क्योंकि हमने बात करी है इसके अंदर BOP के अंदर खास तौर पे हम रेजिडेंट की बात करते हैं। रेजिडेंट के अंदर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती। अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है जो रिजर्व अकाउंट में शो करी जाती है। ये याद रखना, वो उन चारों का पार्ट नहीं है, इसका सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सेपरेटली हमें अकाउंट बना के रखना पड़ता है। फिर है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ओके, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR बोलते हैं, ये बहुत फेमस वर्ड होता है। आर रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय IMF and allocated from time to time to member countries। तो IMF क्या करती है, इसको क्रिएट करती है और टाइम टू टाइम अपनी मेंबर कंट्री को एलोकेट करती जाती है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड टू सेटल इंटरनेशनल पेमेंट बिटवीन मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज। 2 कंट्री के बीच में जितना भी हमारे पास मॉनेटरी सेटलमेंट करना हो वो यहाँ पर SDR का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और ये किसके थ्रू करी जाती है? IMF के थ्रू करा जाएगा। ठीक है, ओके। एरर एंड ओमिशन अकाउंट। तो पहला हमने करंट अकाउंट करा जिसके अंदर 3 आइटम आई, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, सेकंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल, थर्ड यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर बात करिए तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन आई वो लोन एंड बोरोइंग आई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। फिर रिजर्व अकाउंट आया। रिजर्व अकाउंट में IMF के थ्रू जितना भी हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की गई है वो रिजर्व अकाउंट में जाएगा। फोर्थ है एरर एंड ओमिशंस। एरर एंड ओमिशन में क्या है? द एंट्रीज अंडर दिस हेड रिलेट्स मेनली टू लीड्स एंड लैग्स इन रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जब कभी कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय कुछ कमी रह जाती है तो एरर एंड ओमिशन के थ्रू पूरा कर दिया जाता है। इट इज़ ऑफ अ बैलेंसिंग एंट्री, ये याद रखना क्या है ये बैलेंसिंग एंट्री, एंड इज नीडेड टू ऑफसेट द ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड कंपोनेंट। जो बहुत ज़्यादा शो हो रहा है या कम शो हो रहा है उसको बैलेंसिंग करने के लिए हम एरर और ओमिशन शो करते हैं। जैसे कि दोनों साइड इक्वल नहीं आ पा रही तो जिसकी वजह से नहीं आ पा रही वो अगर नहीं मिल पा रहा तो उसके बैलेंस को हम एरर और ओमिशन लिख के इक्वलाइज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोनोमस आइटम एंड अकोमोडेटिंग आइटम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इनकी डिफरेंस ज़रूर लर्न करना और इनका मीनिंग अच्छी तरह से क्लियर करके चलना। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोनोमस आइटम्स के अंदर। ऑटोनोमस आइटम्स रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पस से की जाती हैं
जिनका मेन मोटिव हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वो सारी सारी आइटम्स हमारे पास ऑटोनोमस होती हैं। तो जितने जो 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करी थी हमने, 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो की थी, वो सारी की सारी ऑटोनोमस आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? फर्स्ट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, सेकंड इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, थर्ड इज यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, फोर्थ इज कैपिटल ट्रांजैक्शन। ये सारे प्रॉफिट मोटिव के पर्पज से करी जाती है, इसलिए हम इनको ऑटोनोमस आइटम्स भी कहते हैं। These transactions are independent of the state of BOP account। हमारे पास ये जो आइटम्स होती है, ये बीओपी को सेटलमेंट करने के पर्पज से नहीं बनाई जाती, ये सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होता है इनका। ठीक है, दीज आइटम्स आर ऑल्सो नोन द अबव द लाइन आइटम। इसका मीनिंग क्या है वो अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, for example, if a foreign company is making an investment in India with the aim of earning profit, then such a transaction is independent of a country's BOP situation। अब किसी कंट्री की BOP सिचुएशन क्या है, सरप्लस हो रही है, डेफिसिट हो रही है, व्हाटएवर, कि किसी अदर कंट्री को कोई मतलब नहीं है वो इन्वेस्टमेंट करेगी या नहीं करेगी, वो BOP को अकाउंट को देख के नहीं करेगी, वो सिर्फ एसेट्स को देख के करेगी। ठीक है, उसको प्रॉफिट नजर आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट करेगी, नहीं नजर आ रहा है तो नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने बताया था जो बीओपी अकाउंट है उसकी 2 साइड है, एक डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड, मीन्स माइनस साइड और प्लस साइड। इसमें जितने भी आइटम करी जाती हैं वो बीओपी के बैलेंस को देख के नहीं करेंगे कि क्या नाम बीओपी पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, सरप्लस जा रहा है, डेफिसिट है, उसको देख के नहीं करी जाती। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो वो जाके ट्रांजैक्शन कर लेगी, और अगर लॉस नज़र आ रहा है तो ट्रांजैक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन, तो मेजरली इस लाइन पे फोकस करके चलते हैं हम। इस लाइन से ऊपर की जितनी भी आइटम्स होती हैं वो सभी की सभी ऑटोनोमस आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, कि वो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका बीओपी पे, उसको वो देखते नहीं है, सिर्फ उसको ये देखना पड़ता है कि भैया मेरे को किसी इंडिविजुअल रेजिडेंट को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बीओपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, ओके, तो इसलिए हम कहते हैं अबव द लाइन आइटम्स। क्या बोलते हैं इधर? अबव द, इस लाइन से ऊपर की सारी आइटम हमारे पास क्या होती हैं? ऑटोनोमस आइटम्स बोली जाती हैं। ठीक है, तो ऑटोनोमस आइटम समझ में आ गया। चलो अब अकोमोडेटिंग आइटम की बात करते हैं। अकोमोडेट करना मतलब हमारे पास इकट्ठा करना, मतलब बैलेंसिंग फॉर्म करके चलना। Accommodating items refers to the transaction that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transactions। Autonomous transaction की वजह से जो surplus और deficit हो जाता है, इसका ध्यान रखना है, उसको अकोमोडेट करना, वो सारे आइटम्स, मतलब उसको बैलेंसिंग करना, इक्वलाइज करना, वो सारा अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं। ठीक है, such transactions are determined by net consequences of autonomous transactions। These items are also known as the below the lines। अब इस लाइन के नीचे या तो डेबिट साइड ज़्यादा हो जाती है या क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाती है। इन दोनों को इक्वलाइज करने के लिए जिन आइटम्स का यूज़ किया जाता है, सपोज करो बीओपी सरप्लस में गया तो फॉरेन रिजर्व इंक्रीज हुआ पड़ा है, तो उस रिजर्व को हम सेव कर लेंगे। ठीक है, तो सेविंग प्रोसेस इज अकोमोडेटिंग आइटम्स बोली जाती है। अगर ये डेफिसिट है तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम किसी अदर थिंग से पैसा निकाल के इधर डाल देते हैं और बैलेंस कर देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो इस लाइन से नीचे की जितनी भी आइटम है वो सारे अकोमोडेटिंग बोली जाएगी। इस लाइन से ऊपर के आइटम ऑटोनोमस, जो प्रॉफिट मोटिव से होते हैं, इनका बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं होता। इस लाइन से नीचे की जितने भी आइटम होते हैं वो अकोमोडेटिंग होते हैं, जो बैलेंसिंग करके चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट इन बीओपी, देन दिस डेफिसिट इज सेटल्ड बाय कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड।
अगर करंट अकाउंट डेफिशिट है तो इस डेफिशिट को पूरा किसके थ्रू किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया जाएगा। कैपिटल क्या करेगा कि अब्रॉड से थोड़ा इनफ्लो करवाएगा और वो पैसा करंट अकाउंट में डाल देगा और दोनों को इक्वलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो हमने कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड किया गया है वो हमारे पास अकोमोडेटिंग आइटम्स का पार्ट है। The source used to meet a deficit in BOP are foreign exchange reserve, borrowing from IMF और foreign monetary authorities। जब हम कभी भी इस डेफिसिट को बराबर करने की कोशिश करते हैं तो जो आइटम्स यूज़ करते हैं वो अकोमोडेटिंग आइटम होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गए, जो हमने रिजर्व रखा गया वो हम डाल देते हैं जिससे इक्वल हो जाए। हम IMF से बोरो करते हैं या फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटी से बोरो करके चलते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। ऑटोनोमस आइटम, अबव द लाइन आइटम्स, अकोमोडेटिंग, बिलो द लाइन, प्रॉफिट मोटिव, बैलेंसिंग मोटिव। ठीक है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो प्लीज अच्छी तरह से रीड कर लेना। ओके, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। अगर हमारे बीओपी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आता है तो किस टाइप से शो किया जाए। डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस इट्स कंडीशन ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम है तो इट मींस या तो वो सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा, बैलेंस तो नहीं होगा। तो सरप्लस कब होगा, जब क्रेडिट साइड मींस प्लस साइड, जब प्लस साइड इज ग्रेटर देन माइनस साइड। तो मतलब हमारे पास रिजर्व हो रहा है तो इसे कि बीओपी सरप्लस बोला जाएगा। ठीक है, जब टोटल रिसीट्स इज ग्रेटर, टोटल रिसीट्स इज एक्सीड्स टोटल पेमेंट। अ डेफिसिट इन बीओपी अकर्स व्हेन टोटल पेमेंट्स एक्सीड्स टोटल रिसीट्स, दैट इज व्हेन प्लस साइड इज लेसर देन द नेगेटिव साइड। मतलब डेबिट साइड ज़्यादा हो जाए क्रेडिट साइड से तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो रहा है, उसको डेफिसिट हो रहा है। क्लियर है, ओके, थैंक यू।